नमस्कार साथियों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आज आप लोगों के लिए एक जियोग्राफी से संबंधित भारत का भौतिक विभाजन, जी हाँ प्यारे साथियों, भारत का भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक जो विभाजन है उसको कैसे किया गया है, आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से समझा करके जो है पूरा प्रयास होगा कि साथियों आप लोग वीडियो को देखिएगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो को पसंद करेंगे ज़रूर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को सामने से दिख रहा होगा, भारत का भौतिक विभाजन क्या है, भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये हमारा मतलब है। और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सामने से दिख रहा होगा कि ये भारत का नक्शा है और ये आपके सामने जो इधर 3 लकीर खींची हुई है, ये ऐसे ऐसे ये भारत के हिमालय पर्वत हैं और हिमालय पर्वत को कितने भाग में बांटा गया है वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ सामने दिख रहा होगा। और सबसे पहले तो हम भारत के भौतिक विभाजन क्या है उसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को बता दें कि भारत के लगभग, जी हाँ, भारत के लगभग 43%, जी हाँ 43% भाग पर जो है मैदानी भाग है, जी हाँ 43%, और 29%, 29% की बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। और अगर अब बात करें प्यारे साथियों, तो जिसमें 18.5% पर पहाड़ी क्षेत्र है, यानी ये जो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र ये 29% है, इस 29% में 18.5% तो पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र भी आता है। अब इसमें देखेंगे कि 10.5% भाग पर पर्वत है। जी हाँ, यही पर्वत और पहाड़ी को मिलाकर ही पर्वतीय क्षेत्र बोला जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को सामने से बता दिया कि 29% दोनों को मिला दिया जाए तो पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 29%। अब देखिए पठारी क्षेत्र कितने परसेंट, तो आपको बताना चाहेंगे कि 28% भाग हमारा पठारी क्षेत्र है। पठारी, ये देखिए आप लोगों को, ये तो भारत का लगभग जो है ये क्षेत्रफल पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र बताया गया है। अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें कि भारत का जो भौतिक रूप है, तो भारत का जो भौतिक रूप है 4 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा है। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगर दूसरे नंबर की बात करें गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान दूसरा। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर है ये प्रायद्वीपीय भारत। अगर चौथे नंबर की हम बात करते हैं तो भारत के तटवर्ती क्षेत्र, क्या है? तटवर्ती क्षेत्र। अब देखिए ये आखिर भारत के जो इतने क्षेत्रफल पर मैदान है, इतने पर पहाड़ है, इतने पठार हैं, तो हम भारत को 4 भाग में डिवाइड कर दिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जैसा कि भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अब देखिए सबसे पहले हम इस टॉपिक्स पर बात करेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है। तो आइए देखते हैं, थोड़े दूसरे पन्ने पर चलते हैं
और आप लोगों को बताने का प्रयास इसी में थोड़ा नीचे देखते हैं जगह है। तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो लगभग, लंबाई की बात करें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 2400 किलोमीटर। जी हाँ, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है साथियों? 2400 किलोमीटर में हिमालय जो है लंबाई में लंबा है। अगर हम चौड़ाई की बात करें कि हिमालय की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, तो लगभग 400 किलोमीटर। जी हाँ, 400 किलोमीटर जो है हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। अगर लंबाई की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर में फैला है। अब देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भाग में बांटते हैं। अब वो भाग क्या हैं, जैसा कि आप लोगों को सामने से दिख रहा होगा कि 4 श्रृंखला क्या है। पहले नंबर पे देखिए, हिमालय पार पर्वत, हिमालय पार पर्वत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर की बात करें तो ग्रेट हिमालय, जिसे महान हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय, ये हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट हिमालय। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। अब देखिए, इसको इंग्लिश में मिडिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिडिल, मिडिल हिमालय। अगर चौथे की बात करें तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब प्यारे साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो आपके सामने मैंने हिमालय पर्वत और भारत की जो पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी और क्षेत्रफल, इतना तो हमारा ये क्षेत्रफल पर मैदानी भाग है, ये जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, हिमालय पार पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय, इसे जिसे हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय का मतलब यह है कि हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं वे कहाँ, किसके अंतर्गत आते हैं? वो हिमालय पार के पर्वत के नाम से बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब देखिए, अब इसके आगे आप लोग जानेंगे, अब इसके आगे आप लोग क्या जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब समझने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए, हिमालय पार पर्वत, अगर हम बात करें कि महान हिमालय, जैसे ये हमारा 3, 2, 3, इसके पार जो पर्वत है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब देखिए, इसके बाद कौन सा हो गया? ग्रेट हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक। अब देखिए, जैसे ये 4 है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका मतलब ये है कि ये महान हिमालय जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के उत्तर में, ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित जो पर्वत है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। अब देखिए, इसके बाद ही सारी कहानी शुरू होती है, आप लोग यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। अब हिमालय के पार उस पर्वत कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को बताते हैं कि भारत के सबसे उत्तरतम जो पर्वत श्रृंखला है, भारत के सबसे उत्तर में, जी हाँ, भारत के सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला, तो याद रखिएगा श्रृंखला, ये कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। इसी काराकोरम श्रेणी में याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। किसमें स्थित है? इसी काराकोरम श्रेणी में, जिसका नाम क्या है? केटू गाडविन ऑस्ट्रिन है,
जी हाँ, केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो सबसे उत्तर में पर्वत श्रृंखला है, जो जिसे हम ग्रेट हिमालय के अंतर्गत जानते हैं, उसको काराकोरम श्रेणी में ही केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यही केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए इसके आगे काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, जैसे ये हमारी कोई श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी चली गई है, काराकोरम। अब काराकोरम श्रेणी के दक्षिण तो यही होगा ना, ये तो नॉर्थ होगा, ये तो साउथ होगा। तो यहाँ जो दक्षिण में है, यहाँ दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख। अब देखिए ये जो लद्दाख पाया जाएगा, केटू गॉडविन ऑस्टिन के दक्षिण में है लद्दाख, जो भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है। जी हाँ, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इस लद्दाख पर्वत पर ही भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है, भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, शुष्कतम स्थान तो है ही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे सूखा स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा इसी लद्दाख में है। लद्दाख में सबसे सूखा स्थान है। सूखा स्थान भारत का कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा लद्दाख में है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से रखिएगा, सबसे शुष्कतम स्थान है, सबसे जो है सूखा स्थान है। अगर वर्षा की बात करें, अगर वर्षा, तो यहाँ पर शून्य ना के बराबर, लेकिन याद रखिएगा लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं होती, लेकिन ना के बराबर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? भारत में कहीं 300, कहीं पे 400, कहीं पे 250, कहीं 150 वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पर मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ? लद्दाख में। ये भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है, सूखा स्थान है, और वर्षा एकदम शून्य। और याद रखिएगा, और यहाँ पर क्या है, भारत की सबसे ऊंची सड़क है, भारत की सबसे ऊंची सड़क स्थित है कहाँ पर? इसी लद्दाख में। लद्दाख में ही याद रखिएगा सबसे ऊंची सड़क स्थित है। इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को आप लोग कॉपी पेन से नोट करते जाएं। और देखिएगा लद्दाख पर्वत के बाद आता है, याद रखिएगा, पामीर का पठार। जी हाँ, ये सभी उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है, जिसे हिमालय पार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, अब इसके आगे हमको चलना पड़ेगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलेंगे तो आप लोगों को क्या बताएंगे? अब इसके आगे बताएंगे पामीर का पठार। जी हाँ, पामीर का पठार। अब देखिए पामीर का पठार, चूँकि ये हिमालय पार पर्वत, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये सब आप लोग इसको समझने का पूरा प्रयास करिएगा। अब देखिए पामीर का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। ये सबसे उत्तर में स्थित है। जी हाँ, उत्तर में स्थित है। विश्व का यह सबसे ऊंचा पठार है। पामीर पठार से एक श्रेणी जाती है अफगानिस्तान की ओर से। याद रखिएगा, हिंदू कुश पर्वत। इसी पामीर का जो पठार है, इस पामीर के पठार से एकदम इस साइड में एक श्रेणी जाती है, जिसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। इस हिंदू कुश पर्वत के नज़दीक में एक घाटी है, जिसको बोलते हैं पंजशीर घाटी।
पंजशीर घाटी। अब देखिए पंजशीर घाटी कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा जाता है। यह अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अफीम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? पंजशीर घाटी। इसका मतलब पामीर पठार से जाएगा पश्चिम, यानी कि आपका जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ साउथ, और इस साइड में आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत के नज़दीक में एक घाटी जिसे पंजशीर घाटी कहते हैं, जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए पामीर पठार को मृत हृदय कहा जाता है। जी हाँ, पामीर पठार को मृत हृदय कहा जाता है। मृत हृदय कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग जो है नोट करके रहिएगा। और अफ़गानिस्तान में प्यारे साथियों याद रखिएगा, हिंदू कुश पर्वत जो श्रेणी है उसके निकट जो है 2 स्थान पाए जाते हैं, जिसे स्याह कोट और सफ़ेद कोट कहते हैं। खैर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास एक पर्वत है। ये सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। मैं इस बात को इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कहीं से आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर एक पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ? सुलेमान पर्वत है। सुलेमान पर्वत। अब देखिए सुलेमान पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है, मैं आप लोगों को इसको डिटेल से बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक बार आप भारत का भौतिक विभाजन पढ़ें और यहाँ से उठने वाले सारे प्रश्नों को आप आग लगा दें। अब सुलेमान पर्वत में क्या स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? सुलेमान पर्वत में स्थित है। अब देखिए गोमल दर्रा ये कहाँ स्थित है? ये सुलेमान पर्वत में स्थित है। टोचन दर्रा ये कहाँ स्थित है? ये भी सुलेमान पर्वत में स्थित है। और आखिर ये दर्रे मशहूर क्यों हैं? देखिए मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से प्रवेश हुआ था। खैबर दर्रे से कौन आया था आप लोग जानते होंगे, सिकंदर खैबर दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश हुआ था। तो इसका मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अंदर जो इसकी सीमा पर एक पर्वत है सुलेमान पर्वत, ये बहुत ही बेहतरीन और कई नामों से इसको लोग जानते हैं। लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है? खैबर दर्रा यानी कुछ हमारे इतिहास में जो घटनाएं घटी है इसी रास्ते से होकर आए हैं। जो विदेशी आए थे, जैसे सिकंदर भी आया था और मोहम्मद गोरी भी आया था और भी तमाम लोग आए थे। तो इसमें जो है ये जैसे टोचन दर्रा, गोमल दर्रा और इसमें दर्रे हैं। इसमें और कौन सा है? गोमल दर्रा है। और कौन सा दर्रा इसमें है? बोलन दर्रा। ये सारे दर्रे किस में स्थित है? याद रखिएगा सुलेमान पर्वत। तो प्यारे साथियों यहाँ तक आपका क्या था, याद रखिएगा यहाँ तक आपका ट्रांस हिमालय से संबंधित क्वेश्चन था। अब इसके आगे आप लोगों को कल बताएंगे। और क्या बताएंगे? ग्रेट हिमालय की क्या खासियत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्रेट हिमालय की बहुत बड़ी खासियत है। विश्व की लगभग 98% जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वे सभी जो है ग्रेट हिमालय में स्थित है। उन सारी चोटियों की लंबाई, चौड़ाई, सारी सब ऊंचाई सब आप लोगों को बताएंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग आसानी से समझ सको।
तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्यारे साथियों लोगों के बीच में शेयर करो, हमारे हौसले को आप लोग बढ़ाएं ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।